ठीक है पे अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम थोड़ा सा काम करेंगे फॉर्मेट्स के ऊपर। प्लीज डोंट माइंड माय राइटिंग बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड दिस थिंग बिफोर। जी पहले हम मेमो के फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। सिंपल मेमो है, दिस इज नॉट द मेमो रिपोर्ट, दिस इज द मेमो अकॉर्डिंग टू द आईकैप बुक। ये जो फॉर्मेट है वो मिडिल में लिखना है, मगर यूजुअली आप लेफ्ट पे भी लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि हम बुक के उसमें फॉर्मेट में जा रहे हैं तो we are going to write in the middle। ये आपके कंपल्सरी है कि ये चार चीजें आपको डेट, फॉर्म एंड सब्जेक्ट। जस्ट इन केस अगर आपको सीसी डालना होता है, दैट इज कार्बन कॉपी, तो आप डेट के बाद उसको डाल सकते हो या इवन फ्रॉम के बाद आप उसको बीच में डाल। ऐसी सिचुएशन में मैं अभी डाल देती हूँ। मिडिल में आएगा, यस, बिकॉज आपकी बुक में मिडिल में है। इट कैन बी इन द मिडिल। अगर हम ऑफिस की बात करें, कैन बी रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन बुक में आपके मिडिल, इस वजह से हम इसको मिडिल में लिखेंगे। सीसी आपका ऑप्शनल होता है। जस्ट इन केस अगर हम सीसी के बगैर लिखेंगे तो फिर हमारा इस तरह बन जाएगा, डेट टू फ्रॉम सब्जेक्ट। ये आपके मैंडेटरी हैं, लाजमी है ये। ठीक है, इसके बगैर आपका कोई भी एक चीज रह गई तो आपका जो मेमो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, इन द सेंस कि आपके फॉर्मेट के डेफिनेटली मार्क्स। आपका सीसी जो है, दैट इज कार्बन कॉपी, ये आपका ऑप्शनल होता है और ये कॉलम डालना भी आगे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेट और ये वर्ड्स लिखना भी जरूरी है। लेटर वाले में हम सिर्फ डेट लिख देते हैं, ये डेट DATE वर्ड नहीं डालते, मेमोज में आपको ये वर्ड्स भी डालने हैं। ओके, डेट के आगे अगेन ब्रिटिश या अमेरिकन वाली आपने लिखनी है। जैसे लेटर में हम लिखते हैं पूरी डेट, अगर फेब्रुअरी लिख रहे हो तो FEB नहीं लिखेंगे, पूरा फेब्रुअरी लिखोगे। MAR नहीं होगा, MARCH होगा, मार्च। तो अमेरिकन लिख लें या ब्रिटिश लिख लें, लेकिन दोनों में जो आपका मंथ है दैट शुड बी रिटन कंप्लीटली। टू का मतलब ये आपका रिसीवर कौन है, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हो। और फ्रॉम, जिसकी तरफ से मेमो जा रहा है। ठीक है, अब लेट मी erase दिस। अच्छा, टू जो आपका है तो रहने देते हैं। टू कैन बी वन पर्सन, आपका ऑडियंस जो आपका रिसीवर जो है दैट कैन बी वन पर्सन, दैट कैन बी मल्टीपल पीपल, and that can be a one department also, and it could be multiple departments। मेमो जो आपका होता है that is for internal communication। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं ये, कोई आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है या किसी चीज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है क्विकली। आजकल के जमाने में तो ये सेल फोन्स होते हैं, हम या फोन कर दिया या टेक्स्ट कर दिया। अगर आपको कोई रिकॉर्ड भी रखना है तो हम उसके अंदर मैसेज करके पूछ लेते हैं। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी और आपने इंटरनल कम्युनिकेशन भी करनी है, रिकॉर्ड भी रखना है कि जी हाँ बॉस, मैंने तो उनसे पूछ लिया था ये चीज और उन्होंने मुझे ये जवाब दे भी दिया था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर का यूज होता था, क्योंकि ये टू द पॉइंट बात करते हैं। लेटर की तरह इतना लंबा चौड़ा आपने बात नहीं करनी होती, लेटर एक थोड़ा सा एक अलग टाइप ऑफ राइटिंग हो जाती है। अब भी ये यूज होते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि ये यूज हो जाते हैं। मेमोज जो है ना, ये भी आपके नेट के थ्रू ही आप एक दूसरे को भेज देते हो, यूज ये अभी भी होते हैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अच्छा जी, टू की हम बात कर रहे थे, इट कैन बी अ डिपार्टमेंट। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल हम इधर डिपार्टमेंट लिख सकते हैं।
ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये पूरा मेमो जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है। और भेज कौन रहा है? फॉर एग्जाम्पल सीईओ भेजिए, ठीक है, या सीईओ के बजाय कोई डिपार्टमेंट भी भेज सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी भेज सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में कि जहां हमारे, मैं ये खोल के, अब अगर मल्टीपल लोगों को भेजना है हमें, फॉर एग्जाम्पल अब मिस्टर अहमद है, मगर हमने पूरा नेम लिखना होगा। यहाँ हो सकता है कि मल्टीपल अहमद काम करते हो ना हमारे डिपार्टमेंट में या ऑफिस के अंदर, और फॉर एग्जाम्पल मिस सारा को भी भेजना है। ओ, ये समझो कि फारूक लिख रही थी मैं, तो ये आपका जो है वो सारा फारूक हो गई, दो लोगों को आपने भेज रहे हैं। अब फ्रॉम क्या है? फ्रॉम में एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है या आपका कोई एक इंसान भी हो सकता है। अब यहाँ डेजिग्नेशन मेंशन करनी है। आप यहाँ अगर सीईओ लिख रहे हो तो फिर हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का एक ही सीईओ है और हमें पता होगा कि वो सीईओ कौन है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल उन साहब का नाम लिख रहे हो, ठीक है, वो साहब सीईओ हैं आपके, लेकिन वो साबिर अहमद हैं, तो मेंशन करोगे आप ब्रैकेट के अंदर सीईओ, है ना, वो आपकी ब्रैकेट के अंदर जाती है। सीसी आपका, अगेन मैं यहाँ लिखूं कि आपका ऑप्शनल चीज है। सीसी हम सिर्फ ईमेल्स में भी और मेमोज में भी जब मेंशन करते हैं कि जब हमने यही चीज किसी और को भी भेजनी हो। फॉर एग्जाम्पल सीईओ जो है साबिर अहमद रहे हैं अहमद को और सारा को, ठीक है, तो वो एड्रेस में जब मुखातिब करेंगे नीचे तो वो सारा को और अहमद साहब को मुखातिब करेंगे, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो मेमो है ये फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट को या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी एज इट इज चला जाए, क्योंकि मैं अंदर कोई फाइनेंस की रिलेटेड बात कर रहा हूँ अहमद से और सारा से, तो इसलिए वो इसी की कॉपी जो है वो एज इट इज जो है वो में भी चली जाए। या अगर मैं इनसे कोई मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ कि जी ये काम कर लेना मार्केटिंग को लेकर, तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट चला जाए एज इट इज, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ना जाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के किसी बंदे के पास चला जाए। तो आप यहाँ फॉर एग्जांपल बंदे का नाम लिखा आपने मिस्टर अली सुहेल, फिर उनकी डेजिग्नेशन यहाँ लिख दोगे, फॉर एग्जांपल मैन मार्केटिंग। व्हाट द हेल, वाज इट अ माउस? ना ना, टेक फॉर अ चुपकली। हाँ जी, ब्रैकेट क्लोज आप कर दोगे लिखने के बाद। अच्छा, अब सब्जेक्ट में वही चीज जो हम लेटर में करते हैं कि किस रीजन की वजह हो वो अपना मेमो लिख रहे हो, यानी कि यहाँ आप पर्पस मेंशन करते हो। ये मैं सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, यहाँ लव पर्पस लिखना नहीं है, ठीक है। पर्पस आपका क्या है मेमो लिखने का, तो वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे लेटर में हमारा कोई ना कोई रीजन होता है और इसको बहुत ब्रीफली मेंशन करना है, जैसे हम लेटर में मेंशन करते हैं, 3-4 वर्ड्स या एक शॉर्ट सेंटेंस हो जाए, बस दैट इज इट, ताकि आपके पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि ये मेमो किस लिए भेजा गया है। डिटेल जो है वो लेटर की तरह हम नीचे मेमो के अंदर देते हैं। मेमो एज शॉर्ट एज पॉसिबल होता है बाय डिफॉल्ट, बट हैविंग सेड दैट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी सुन लो कि अगर तो ये मेमो आप पर में आ जाता है ना, तो फिर हमें इसको भी 150 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन इसका जो डिफॉल्ट है तरीका, वो जो इजाद ये या बना इसीलिए था कि जैसे हम टेक्सटिंग करते हैं, हम कौन सा बड़ा बड़ा मेरी तरह पैराग्राफ तो नहीं ना लिखते, आप लोग भी कहते हो कि मिस टेक्सटिंग करती है कि क्या करती हैं, तो एक एक दो दो लाइंस आप मेंशन करते हो टेक्स्ट में भी यूजुअली, तो सेम इज द केस विद मेमो कि आपने टू द पॉइंट बात करनी होती है। करो कि ये ना हो कि आप ऑफिस में जाकर भी वही 150 वर्ड्स और 100 वर्ड्स का लिख रहे हो, तो वो कहेंगे कि कहानी लिख दी है, टू द पॉइंट लिखना है। लेकिन पेपर के लिए अगर आ जाता है तो वो माइंड में रखना, क्योंकि लेटर के क्वेश्चन की जगह आएगा तो हमें 150 वर्ड्स ही लिखने हैं मिनिमम। ओके, अब एंडिंग जो आपकी होती है, इधर आपके पैराग्राफ्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये इंट्रो आ गया, फिर ये आपकी नीचे डिटेल्स आ गई। अब इसकी क्लोजिंग एज सच लेटर की तरह नहीं होती, इसमें कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती और आपने कोई अपना नाम नहीं लिखना होता, क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो कि किसकी तरफ से है, तो नीचे मेंशन नहीं करना आपने,
ठीक है। तो इसमें ये कि ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड रिगार्ड्स या थैंक्स लिख, और वो भी उसी पैराग्राफ में, जो लास्ट पैराग्राफ है वो एंड जब हो रहा है उसके साथ ही फुल स्टॉप लगाओ, और उसके साथ ही आप वर्ड थैंक्स में रिगार्ड्स करते हैं, बस। आपने कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं करनी है। बॉडी पैराग्राफ इसका लेफ्ट हैंड साइड। आप समझो कि वो इधर से स्टार्ट होगा। ये आपके एक बन गया इंट्रो की लाइन, और ये आपके जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा दो होती है, लेकिन हमारा तो क्या है, 150 वर्ड्स को केटर करें तो हमारी 3 लाइन जो है ना वो आपका एक्सप्लेनेशन होगी। अब ये जो फर्स्ट आपका है वो आप समझो कि आप सब्जेक्ट लाइन को, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में मेंशन कर रहे हो, जैसे हम लेटर के अंदर करते हैं। और उसके बाद यही आपने फर्स्ट डाला था, इधर आप रिगार्ड्स का वर्ड या थैंक्स का वर्ड, दो थैंक यू कर सकते हो उधर ही जहां आपका लास्ट पैराग्राफ एंड हुआ, ठीक है। अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि डिटेल्स देनी है, वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इसको इधर दिखाऊंगा आपको, कि इस तरह हो कि एक लाइन आपकी इंट्रो की बन रही है, दो लाइन आपकी एक्सप्लेनेशन की बन रही है, ये आपका एक्सप्लेनेटरी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया ऑफ द पर्पस। और ये एक छोटा सा आपका यहाँ जो है वो इंस्ट्रक्शंस का भी कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी बना देते हैं कि अलग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं इसके अंदर। आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन में भी लास्ट सेंटेंस इंस्ट्रक्शन का दे सकते हो, और जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका टॉपिक ऐसा है तो उसमें 2-3 इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो आपने फिर अलग पैराग्राफ बना दें, क्योंकि वो एक दो तीन चीजें हैं या दो चीजें, तो उसका मतलब है कि वो फिर एक अलग जगह कैटर होगा। अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि गेट soon as possible, तो ये तो बस जरा सा फीडबैक है, मतलब वो एक इंस्ट्रक्शन है ना कि भाई जल्द ये पढ़कर जल्द 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 मेरे से आप प्राप्त करें, तो वो आपका फिर एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में ही आ जाएगा। लेकिन अगर कोई लंबी चौड़ी चीज है, जैसे भी हम वो बात कर रहे थे फाइनेंस डिपार्टमेंट की, कि यहाँ आप इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो कि जो मैं सारा सोचूं तो ये 2-3 इंस्ट्रक्शन है, और तरह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि कहीं मिक्सअप ना हो जाए एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम अपना अलग एक जो है ना वो बनाएंगे इंस्ट्रक्शंस का। और उसी के साथ एंड में जो है ना यहाँ आप इधर ही फिर थैंक्स लिख दो या रिगार्ड्स लिख दो एंड में, जो भी आपका लास्ट बॉडी पैराग्राफ होगा मेमो का, उसके आगे फुल स्टॉप डाला और थैंक्स या थैंक यू कर दोगे। अच्छा, अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि ओके मेरे हमारे पेजेस कहाँ हैं। साइन मेमो के अंदर जब जरूरी होता है कि जब आपने किसी चीज के लिए ऑथराइजेशन देनी होती है, वरना आप समझो सीसी की तरह साइन है। सीसी हम जब लिखेंगे जब हमारे टॉपिक में मेंशन होगा एज फार एज पेपर इज कंसर्न कि ये मेमो जो है ना फलाने बंदे को भी आपने सेंड करना है भी, तो फिर हम सीसी कर देंगे और वहां मेंशन करेंगे कि जी आप इस मेमो में फलाने बंदे को या फलाने डिपार्टमेंट को सीसी कर दे, तो इसका मतलब हमने डालना है। सेम इज द केस कि वो लिखेंगे नहीं कि आपने साइन करना है, आपको टॉपिक पढ़कर, तो जैसे अभी हम फाइनेंस की बात कर रहे थे कि जी 2 लाख में सारा को दे दीजिएगा, 50,000 अहमद को दे दीजिएगा, और जो बाकी रकम बचेगी वो मुझे बता दीजिए अकाउंट में और कितने पैसे बच गए। तो ऐसे सिचुएशन में कि जब हम कोई पैसों की बात कर रहे होते हैं या किसी डील को यस और नो करने की बात कर रहे होते हैं, हाँ जी इस डील को आप ओके कर देना, तो इम्पोर्टेंट चीज है, किसी चीज को आप ऑथराइज कर रहे हो, इजाजत दे रहे हो, क्वेश्चन में फिर आपको जो बंदा भेज रहा है मेमो उसके सिग्नेचर की जरूरत होगी। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो फॉर्म जहां उन जो साहब है सीईओ यहाँ वो अपना साइन कर सकते हो, एक चीज ये होती है, या फिर रिगार्ड्स लिखने के बाद हमने साइन किया है, तो आप एक लाइन छोड़कर अपना नीचे साइन कर सकते हो, जैसे हम लेटर में करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ करके। तो ये दो जगह हैं जहाँ हम साइन कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होती है, और बुक में मेंशन नहीं है, तो इस वजह से हम ये मैं आपको नहीं कह सकती कि बेटा नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, बुक में उन्होंने साइन का सिर्फ बताया हुआ है कि जो आप ऑथराइज अगर कोई चीज करनी है तो आपने साइन करना है, लेकिन साइन करना कहाँ है वो उन्होंने बताया नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। तो इन दोनों में से कहीं भी आप कर लोगे तो ओके रहेगा।
जब तब के कोई ऐसी टॉपिक हो कि जिसमें ऑथराइजेशन की जरूरत हो। बेटा माइक तो ओपन है, रबिया बताना अब आवाज आ रही है? और मैं तो हूं भी सिस्टम के पास ही, बिकॉज ऑफ द पेन। मेमो क्लियर है? असद आपको भी? आपको भी? ओके। ओके गुड। रबिया आपको भी क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं ईमेल के ऊपर। अच्छा जी, ईमेल में as far as your टेस्ट एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे को ईमेल आई नहीं है, तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो वो आपको आपका नाम और आपकी ईमेल आईडी भी उन्होंने फेक बना के वहां दी दी हो, जैसे वो कहते हैं ना कि आप अहमद हो और आप ब्रांच के मैनेजर हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हो। ये भी हो सकता है कि वो बता दें कि जी आप सादिया हैं और आपका ईमेल आईडी ये है, और फलाने बंदे को आपने ईमेल करनी है, उनका आईडी ये है। तो ऐसी सिचुएशन में तो बनी बनाई ईमेल आईडी आ गई, जैसे कि बना बनाया वो कभी कभी एड्रेस दे देते हैं, मगर कभी कभी हमें अपना एड्रेस भी तो फेक बनाना पड़ता है लेटर के अंदर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया तो चलो जी हम एड्रेस। तो अगर उन्होंने हमें ईमेल आईडी नहीं बना के दी तो हमें ईमेल तो बनानी है ना, करनी है, तो हमें फेक ईमेल आईडी खुद बनानी पड़ेगी उसको। लेकिन प्रोफेशनल बनाना प्लीज, ऐसा नहीं हो कि वो जो ड्रीमी गर्ल और प्रिंस जॉर्ज और ये इस तरह का नहीं, वो बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो जो नाम वहां दिए हुए होंगे उन्हीं नाम से रिलेटेड आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अहमद हसन है तो आप ए हसन कर सकते हो जरा के लिए, या पूरा अहमद हसन भी बना सकते हो, आप gmail.com कर दो, हॉटमेल कर दो, या याहू कर दो, तो प्रोफेशनल लगनी चाहिए। आपकी भी जिसकी तरफ से ईमेल जा रही है और जिनको आप भेज रहे हो उनकी भी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। और बिलफर्स्ट नाम भी अगर उन्होंने नहीं दिए, तो ये बता रहे हैं कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो और मैनेजर को आपने ईमेल करनी है, तो ऐसे में फिर हमें नाम भी खुद बनाने हैं अपने और ईमेल आईडी भी खुद बनानी है। ओके, ईमेल आईडी में सबसे पहले आपका आता है फ्रॉम, फिर टू, तो आपका सीसी ऑप्शनल है, और एक चीज आती है बीसीसी, ये भी इधर में ओ ऑप्शनल लिखिए, ओ का मतलब ऑप्शनल है। अच्छा, जब आप असली ईमेल भेजते हैं ना, तो जब हम अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के ऑन करते हैं तो हमारा ये ऑलरेडी फिल्ड होती है, ये जगह हमारी ईमेल ऑलरेडी वहां मेंशन होती है, हमने सिर्फ टू को डालना होता है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये हम फेक बना रहे हैं, तो हमने ये वर्ड फ्रॉम भी लिखना है और आगे अपनी ईमेल आईडी भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साद, और कैपिटलाइज नहीं करना प्लीज, ये gmail.com हो गया। अब जिसको भेजनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फरहान है, आप इसको जीमेल भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, हॉटमेल कर दो, याहू कर दो, वो आप जरा रियलिस्टिक लगती है। साथ साथ भेज रहे हैं फरहान साहब को, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में अब आपने अगर मल्टीपल लोगों को भेजना, तो आप यहाँ कॉमा डालते हो, ठीक है, और फिर आप एक और नाम लिख देते, फॉर एग्जाम्पल सारा। ये जरा ट्रिकी चीज इस वजह से है समझना टॉपिक को आपके, कि अगर उन्होंने सिंपली कहा है ना कि जी ये सारा को और फरहान को भेज दो, तो ये सारा और फरहान दोनों टू में आएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने सिंपली मैसेज आपको दिया है कि साहब साहब आपने जो है वो सारा को और फरहान को ये ईमेल करनी है, सिंपल, तो ये दोनों टू के अंदर आएंगे। अगर मेंशन है कि जी अहमद फरहान को लिखो और सारा को सीसी करो, तो फिर यहाँ सारा अहमद आ जाएगी और वहां से ही सारा अलग कर देंगे, ठीक है। मेंशन होगा कि सारा को आपने सीसी करना है, और अगर सिंपल है कि जी सारा और फरहान को ईमेल लिख दें तो दोनों टू में आ जाते हैं, फिर आपका सीसी आएगा ही नहीं, हम लिखेंगे ही नहीं सी, क्योंकि हमारे टॉपिक में सीसी है ही नहीं।
तो हम क्यों लिखें, ना ही बीसीसी आएगा क्योंकि वो भी मेंशन नहीं है। सीसी तक क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं बीसीसी की। ये आपको मैंने बताया था ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ठीक है। अब अगर आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप जब भेजते हो कि जब आप नहीं चाहते कि फरहान को और सारा को पता चले कि मैंने सादिया को भी ईमेल की है, सिर्फ साद को और सादिया को पता होगा ये ईमेल जो है मुझको भी पहुंची है और फरहान और सारा को भी पहुंची है। तो आप उनको, जिसको ना कहते हैं अंधेरे में रखना, तो आप सारा को और फरहान को अंधेरे में रखोगे और मुझको खुफिया तौर पर ईमेल साथ साथ भेज देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर यहाँ मेरी ईमेल आईडी मतलब साक्षा की आ जाएगी, या कोई भी नाम ऑब्वियसली आ जाएगा। ऐसे में जब हम ब्लैंक कार्बन कॉपी भेजते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सारा को और फरहान को नजर ही नहीं आता। ये उनके लिए टोटली ब्लाइंड है, उनको पता ही भी नहीं चलेगा कि मुझ तक ये पहुंची है। लेकिन ये भी हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उस वक्त करनी है कि जब वहां टॉपिक में मेंशन हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सीसी मेंशन ही ना करें और वो कह दें सीधा सीधा सिर्फ बीसीसी कर दें सादिया को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ, कभी हो सकता है कि वो बीसीसी की बात ना करें, सीसी कर दें। और कभी ये भी हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक की बात हो रही हो ना सीसी की बात हो रही हो, सिंपल एक बंदा दूसरे बंदे को ईमेल भेज रहा है बस। टू और फ्रॉम भी हो सकता है। तो हमें फॉर्मेट को ये पता रखना है कि ये चीजें आ सकती हैं फॉर्मेट के अंदर अगर हमारे पास टॉपिक में है। और अगर टॉपिक में कुछ भी मेंशन नहीं है और सिर्फ कहा ईमेल कर दो तो टू और फ्रॉम जो है वो कंपल्सरी है, के बगैर तो ईमेल जाती ही नहीं। इवन अगर आप सेंड भी करना चाहोगे ना तो वो आपसे पूछेगा कि जी टू में आपने कुछ डाला ही नहीं है तो मैं किसको भेजूं ईमेल। तो फ्रॉम और टू जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट, वही आपका मेमो और ईमेल की तरह। वही आपने अपना ब्रीफली पर्पस में कि किस लिए आप जो हो वो भेज रहे हो। ईमेल जो है वो डिफॉल्ट आपकी सब्जेक्ट के बगैर भी चली जाती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट लिखना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मेट का ऐसा ही ऑप्शन नहीं होता, ये होता है। ठीक है ना, तो फ्रॉम को और सब्जेक्ट को ये हमने माइंड में रखना है कि अगर हमें सिंपल ईमेल आ गई है तो हमने टू और फ्रॉम और सब्जेक्ट लाइन ये तीन चीजें को माइंड में रखना है कि ये हमारी कंपल्सरी में आती है। बीसीसी और सीसी जो है वो अगर ऑप्शनल है, वो अगर उन्होंने मेंशन किए वो वहां मेंशन नहीं करेंगे कि जी आप सब्जेक्ट लाइन भी लिखें। उनको पता होगा कि टू फ्रॉम और सब्जेक्ट का आपको ऑलरेडी पता है। और फिर अगेन वही मेमो और लेटर की तरह हमारा पहला पैराग्राफ तो हमारा इंट्रो होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ही हो सकता है 1.5 लाइन का हो जाए, और उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ शुरू हो जाएगा हमारा 3 लाइनों का फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपने लेटर की तरह, अभी हम नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन, एक लाइन जो है ना वो पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर ईमेल, और उसके बाद आपने पोलाइट सेंटेंस एक लिख लिया, फिर अगेन आप लेटर की तरह एक लाइन छोड़ोगे और इधर रिगार्ड, क्योंकि ये यूनिवर्सली चलते हैं रिगार्ड। और उसके बाद अगर मैं भेज रही हूँ, अपना नाम यहाँ मेंशन कर दूंगी, फुल नेम। ठीक है, अब मेमो की तरह ईमेल्स भी बेटा साइन कंपल्सरी नहीं होता। ठीक है, यूजुअली नॉर्मल ईमेल जा रही है तो रिगार्ड्स के फौरन बाद ही कोई लाइन छोड़े बगैर मैं अपना फुल नेम लिख दूंगी। और जब हम ऑफिस में काम करते हैं, जो बड़े ऑफिसर्स उनकी तो ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ होता है, तो उनको वो रिगार्ड्स और वो नाम भी लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ईमेल लिखते हैं और सेंड कर देते हैं, उनका सारा कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम अपनी याहू और हॉटमेल वगैरह से भेजें तो पहली बात तो हमें ये रिगार्ड्स के बाद अपना साइन नाम लिखना है। अच्छा, अब मैं 1 मिनट के लिए नाम हटा रही हूँ जो मैंने लिखा है। मेमो की तरह कभी कभी ईमेल में भी आपको साइन की जरूरत पड़ जाती है कि आपने अगेन कोई चीज ऑथराइज करनी है, तो मेरे टेम्पलेट पे जाकर कोई भी करके जो है ना वो ईमेल कर दे तो गड़बड़ हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में अब इस तरह की पेमेंट्स तो होती नहीं है, तो आपके सिस्टम में आपके पास डिजिटल साइन आप लोगों के पड़े हुए होते हैं आजकल के जमाने में, तो वो आप यहाँ कॉपी पेस्ट करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझो कि यहाँ जो है कोई साइन कॉपी पेस्ट कर दिया हमने अपनी फाइल उठाकर, और फिर नीचे लेटर की तरह ही हम अपने
नाम को, फुल नेम को यहाँ मेंशन करते हैं। वो भी तब जब आपके ईमेल में कोई इस तरह का टॉपिक हो कि आपको फील आ रही है कि ऑथराइजेशन देनी है, इजाजत देनी है, साइन के बगैर फलाना काम नहीं होगा, तो आपने डाली। वो मेंशन नहीं करेंगे कि आपको साइन डालना है, और वो ये भी मेंशन नहीं करेंगे आपको साइन नहीं लिखना है। आपने सिर्फ टॉपिक पढ़कर समझना है कि अगर नॉर्मल सा कोई ईमेल है जिसके अंदर कोई एज सच मेरी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक काम करने को कह रहा हूँ, या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसी चीज का फीडबैक ले रहा हूँ, या किसी चीज दे रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो साइन की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां कोई इंपॉर्टेंट डीलिंग की कोई बात हो रही हो, या आपके पैसों की कोई फाइनेंस से रिलेटेड बात हो रही हो, तो वो इस तरह की सिचुएशन में फिर आपको साइन की जरूरत है। अदरवाइज आपने सिंपल तरीके से अपना वही रिगार्ड्स के बाद साइन कर दोगे। सॉरी, इजी हो जाएगा मेरे लिए बड़ा। नो साइन, तो फिर सिर्फ रिगार्ड्स एंड योर फुल नेम। ठीक है, फुल नेम आपको लिखना जरूरी है। अगेन, अगर आप प्रोफेशनल ईमेल कर रहे हो, फॉर्मल कर रहे हो, अगर यही अपने भाई को या अब्बू को या दोस्त को कर रहे हो, तो फिर आपका सिर्फ सादिया नीचे नाम आ जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू राइट द फुल नेम। लेकिन सब्जेक्ट फिर भी रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही समझो कि ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप इनफॉर्मल में भी सब्जेक्ट लाइन लिखते हो, क्योंकि ये फॉर्मेट में ना बना बनाया टेम्पलेट में आ जाता है, आप उस सब्जेक्ट लाइन को डिलीट या रेज नहीं कर सकते। इधर तक क्लियर? कोई इशू? लेटर की तरह मेमो में भी, लेटर में भी, ईमेल में भी, सर्कुलर में भी आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो आपका होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसमें आप लाइन को या कह लो पर्पस ऑफ राइटिंग को इलैबोरेट करते हो, डिटेल्स नहीं देते किसी भी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, चाहे वो ऐसे हो जाए, चाहे वो किसी भी पीस ऑफ राइटिंग हो जाए। इंट्रो का मतलब ही क्या है कि अभी आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है ना? तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ चाहे कोई भी वो पीस ऑफ राइटिंग है, आपको उसमें ब्रीफली अपने लिखने के रीजन को इलैबोरेट करना है बस। पैराग्राफ के अंदर आप डिटेल्स देते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, रीजंस देते हो, कोई बात शेयर करनी है, कुछ नहीं है, जो भी आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो सेकंड पैराग्राफ पे होगी। थर्ड पैराग्राफ आपका लेटर में, मेमो में, ईमेल में जब बनता है, जब आप लोगों को लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो मैं अगर एक ही बात करनी है, फॉर एग्जांपल गिव मी द फीडबैक एज सून एज पॉसिबल, सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर ही लास्ट लाइन में आप मेंशन करते हैं। ईमेल का भी यही रूल है, और आपके लेटर का भी यही रूल है, और मेमो का भी यही रूल है। लेकिन जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपने, तो फिर आप एक थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनाते हो, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो रीडर को। एक्सप्लेनेशन भी वही है और इतनी सारी बातें, इंस्ट्रक्शंस भी वही है, तो वो फिर एक इतना बड़ा बॉडी पैराग्राफ बन जाता है। एक विजुअली प्रॉब्लम देता है देखने में, और दूसरा पढ़ने और समझने में होती है, क्योंकि वो एक बॉडी पैराग्राफ लगना होता है। हम चलते चलते अचानक पढ़ते पढ़ते इतने सारे इंस्ट्रक्शंस की आ जाते हैं, तो बंदा कहते हैं ओके, ये एक अलग सेक्शन बनना चाहिए था। तो इस वजह से उसको अलग कैटर करते हैं हम, अगर हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देनी है तो। हमारे काफी सारे पेजेस बन गए। Instead of doing that, हमें इतना पेज बनाना है। जी, हमारी ईमेल होगी, अब हम आते हैं लेटर पे। जी अबू बकर एंड रबिया, बेटा आवाज आ रही है मेरी? और स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना दोनों के साथ? ओके गुड। ओके, लेटर में आपका डेट आती है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अब आई एम राइटिंग द वर्ड्स हियर, लेकिन हमने पूरी डेट लिखनी होती है। चलो मैं फिर डेट ही लिख देती हूँ। व्हाट इज द डेट टुडे? अच्छा, सामने तो लिखी है। डेट से स्टार्ट करते हैं। फिर आपका यहाँ आएगा रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस। प्लीज मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, तब लिखना है जब टॉपिक में मेंशन एग्जिस्ट करता है कि लिखा जाता है।
लेकिन हर दफा नहीं लिखा जाता। एक पेपर के दिनों में हमें की सिचुएशन में बहुत जो है ना मोहतात होने की जरूरत है कि हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर मेंशन नहीं है तो आपने मेंशन नहीं करना सेंडर एड्रेस, ठीक है। हम सिर्फ रिसीवर एड्रेस को मेंशन करेंगे, वो भी एक लाइन छोड़ने के बाद। बिल्कुल आता है, हम फिर वही करते हैं। रिसीवर एड्रेस में क्या है, 4 चीजें आती हैं। समझो अगर मुझे लिख रहे हो आप लोग लेटर, और प्रोफेशनली आप भी यहाँ काम करते हो, मैं भी। हम्म 4 चीजें। हम्म वो तो एड्रेस हो गया ना, वो तो पता हो गया, वो तो एक चीज हो गई। फिर एड्रेस तो तीसरा हो गया ना, एक और। नेम, डेजिग्नेशन, जहाँ वो काम करते हैं, फिर पता। एड्रेस इन चारों चीजों का नाम है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इस वजह से मैं उर्दू का वर्ड यूज करती हूँ, पता। कि एड्रेस के अंदर ये 4 चीजें आएंगी। फुल नेम ऑफ दैट पर्सन, डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन, वर्क्स, एंड देन द पता, पोस्टल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। जस्ट इन केस रियल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, अब हम कहीं लेटर लिख रहे हैं, हमें बंदे का नहीं नाम पता, मगर हमें ये पता है कि डेजिग्नेशन उनकी क्या है, तो हम वो डेजिग्नेशन मेंशन कर देंगे और उसके बाद उस कंपनी का नाम पता। असली कभी लाइफ के अंदर आपको सारी चीजें नहीं पता होती, लेकिन पेपर के लिए हमें पता होंगी 2 तरीकों से, या तो वो हमें बताएंगे या हमें खुद से ही बनाने हैं। तो पेपर के लिए हमने ये 4 चीजें मेंशन करनी है। क्योंकि जो टॉपिक में मेंशन नहीं था तो मैंने उस बंदे का नाम नहीं लिखा। तो टॉपिक में सारा कुछ कभी कभी वो मेंशन नहीं करते, और कभी कभी हमारे हमें सारा कुछ बता देते हैं कि हमने लेटर की बॉडी में भी क्या लिखना है, वो भी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। हमें सिर्फ उन सेंटेंसेस को, उन इंस्ट्रक्शंस को पैराग्राफ की शक्ल देनी होती है। कभी कभी ये भी बता देते हैं वो कि जी आपने उनको लेटर लिखना है और उनको ये कहना है और उनको वो कहना है और उनसे ये चीज मांगनी है, सारा कुछ बता दिया। सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शन बच्चे फॉलो कर पा रहे हैं या फिर अब कहीं और निकल गए। और समझो कि आइडिएशन करके तो वो दे रहे हैं हमें लेटर के अंदर टॉपिक में, फिर अब ये कह रहे हैं कि आइडियाज को पैराग्राफ की शक्ल दे दें। अब वो ये चेक करेंगे कि हमने इंट्रो में सही चीज लिखी थी, हमने एक्सप्लेनेशन इंट्रो में तो नहीं डाल दी। तो वो ये कहेंगे कि बच्चे को जो उन्होंने सारी चीजें बना के दे दी थी लेकिन वो फिर भी पैराग्राफिंग भी नहीं कर सका, और कभी कभी वो नहीं भी देते, सिर्फ राइटर राइटर लेटर एंड आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, बस। अब वो क्या इंफॉर्मेशन लोगे आप, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज खरीदी थी वो खराब हो गई है, आप उनको क्लेम कर रहे हो अपना इंश्योरेंस। अब क्या खराब होगी वो खुद बताओ, क्यों नहीं चल रहा, कब लिया था, रसीद नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, चीज क्या है, वो खुद ही आपने बताऊंगी। कभी कभी वो चीजें मेंशन भी आपको करके दे देंगे आसानी। तो वो दोनों तरीकों से हमें प्रिपेयर है ना कि इन्फॉर्मेशन आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, आइडिएशन करनी ही नहीं पड़नी। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आई, एक सिंपल सा उन्होंने लेटर का टॉपिक दे दिया, सारे एक्सप्लेनेशन हमने खुद ही सोचने हैं, तो फिर रेलिवेंट होनी चाहिए वो। तो वो फिर उधर हमें 2-3 मिनट अपने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के देने पड़ने हैं। अच्छा जी, एड्रेस में हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेशन, कंपनीज नेम, फिर पोस्टल एड्रेस। अभी आप देख लो मैंने इन सारी चीजों में लाइन नहीं छोड़ी है, ये आपका सेकंड स्टेप है। अच्छा, एक आपको आता है रेफरेंस नंबर, वो आपका ऑप्शनल होता है। अगर रेफरेंस नंबर आ जाएगा तो वो फिर आपका नंबर 2 बन जाएगा यहाँ, फिर आपका ऐसी सिचुएशन में एड्रेस 3 बन जाएगा। के ऊपर मैं स्टार डाल रही हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, ये उन्होंने अगर टॉपिक में मेंशन किया है तो हमने डालना है रेफरेंस। और वो जब रेफरेंस का अगर हवाला देते हैं ना तो वो रेफरेंस नंबर भी साथ में दे देते हैं अक्सर, तो वही हम कॉपी पेस्ट करके जो है ना वो अपना वहां डाल सकते हैं। वरना कोई भी XY123 कुछ भी, आप समझो कि रेफरेंस नंबर शुड बी अ मिक्सचर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, या उसमें 1-2 XY और 241,
तो आपका लेटर भी हो जाएगा और नंबर भी हो जाएंगे। ज्यादातर आप इस तरह के आपके रेफरेंस नंबर बनते हैं, अगर बना बनाया वहां नहीं आता तो। जी, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ने के बाद क्या आएगा? अगर सेंडर एड्रेस, फिर अगर देना है। अच्छा, सेंडर और रिसीवर को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो ऊपर कर दो, रिसीवर को नीचे कर दो, या वाइस वर्सा कर दो, अगर सेंडर मेंशन है तो। और अगर सेंडर का एड्रेस मेंशन नहीं है, फिर क्या आएगी आपकी? सब्जेक्ट में वर्ड, इधर आप वर्ड लिखोगे सब्जेक्ट, फिर आपकी यहाँ सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी। वही होता है ब्रीफली मेंशन आपका लेटर राइटिंग का क्या है। अगर आप अपने वर्ड्स को लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें वो आता है, रिक्वेस्ट फॉर सैलरी इंक्रीज अगर कर रहे हो, तो आर एस एंड आई कैन बी कैपिटल, बट फॉर का एफ इज नॉट गोइंग टू बी कैपिटल। आपके कभी भी कंजंक्शन एंड प्रपोजिशंस बीच में जब आप डालते नहीं करते। अगर हम करते हैं, अगर एमएस ऑफिस में कभी करके भी देखना, तो वो नीचे आपको लाइन दे देंगे, तो ये गलत है, एरर है, उसको आप स्मॉल करो। तो आठ हो गया, वो कोई भी कंजंक्शन और प्रपोजिशंस जो है वो आपके फर्स्ट मेथड नहीं होता। इनको कर दोगे तो नीचे कोई भी लाइन बन के नहीं आएगी, ठीक है, और इनको नहीं भी करोगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर सैलरी का एस स्मॉल कर रहे हो और इंक्रीज का आई स्मॉल कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट का आर फिर भी आपका जो कैपिटल रहेगा, क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है। इसको कहीं हमने स्मॉल में नहीं लिखना है, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सैलरी और इंक्रीज को बेशक स्मॉल में कर दो चलेगा, लेकिन आपका फर्स्ट वर्ड होगा उसका आपने जो है इन्फॉर्म है, फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मिंग फलाना, तो इन्फॉर्म का आई आपका पे कैपिटल हो जाएगा, बाकी आगे बेशक आप जो हो ना वो कैप्स में ना भी मेंशन करो। ओके, अब इसके बाद सब्जेक्ट लाइन के बाद एक लाइन सब में छुपनी है, ठीक है। ये आप समझो कि हमारा फोर्थ बन गया, क्योंकि सेकंड अभी हमने रेफरेंस को दे दिया। उसके बाद आपने अगेन एक लाइन शोर सैल्यूटेशन आ जाएगी, जिसको हम ग्रीटिंग्स भी कहते हैं। ये मिस्टर करेंगे अगर आप जो हो किसी साहब को लिख रहे हो, बाद फुल स्टॉप डालना है, वरना ये कंफ्यूजन की एरर हो जाएगी। आपकी मर्जी है, यहाँ डियर मिस्टर अहमद खान करना चाहते हो या डियर मिस्टर अहमद भी ओके, ठीक है। कुछ लोग फुल नेम भी लिख देते हैं तो भी ओके, और first तो भी ओके, लेकिन खाली डियर अहमद नहीं लिखना जब फॉर्मल लेटर राइटिंग कर। वो आपका कुछ जानने वाला नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, आपके कजिन नहीं है, आपके भाई नहीं है, ठीक है, तो मिस्टर लगाना जरूरी है। सेम इज द केस कि अगर कोई फीमेल है तो आप मिस लगाओगे साथ में। और अगर आपको नहीं पता, रियल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ कि वो सामने वाली जो खातून है वो अनमैरिड है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम एम एस लगाते हैं, दैट इज न्यूट्रल। वो मैरिड है तो भी उसमें चले जाएगा, वो अनमैरिड है तो भी उसमें चले जाएगा। मेल्स के लिए इजी होता है, मैरिड अनमैरिड वट एवर, उसमें आप मिस्टर लगा देते हो, बेचारी उनकी के लिए कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ओके, आफ्टर द सैल्यूटेशन फिर क्या करती है? अभी देखो साइड से, प्लीज बी श्योर ऑफ दैट गर्ल्स एंड बॉयज, एवरीथिंग इज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ओके उसके बाद आपका आता है, अभी हम लेफ्ट पे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से आपका इंट्रो पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। कुड बी ऑफ 2 लाइन्स, 1.5 लाइन्स, क्योंकि अभी हमने 150 वर्ड ही लिखने हैं, ठीक है। हम अभी अपने पेपर की बात कर रहे हैं, हो सकता है एक्चुअल लाइफ में आपको 3-4 लाइनों का भी इंट्रो हो सकता है, वैसे ज्यादा इतना होता नहीं है। हर पैराग्राफ के बीच में लाइन छूटती है कि नहीं? गुड, गुड। एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपकी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, that would be of 3 or 3.5 approximately. सेंडर एड्रेस जब मेंशन होगा तब लिखना है
जी जी, टॉपिक में बेटा अगर मेंशन है तो आपने लिखना है। Excuse। उसके बाद थर्ड बॉडी पैराग्राफ अगेन ऑप्शनल है, आप जब लिखोगे जब आपने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देनी है। अगर आपको कोई एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो आप अपने बॉडी पैराग्राफ जो सेकंड है उसके अंदर ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो जस्ट इन केस यहाँ मैं अब लिख रही हूँ तो आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो तो अगर ये नहीं देनी तो फिर एक ही को बात करनी, तो वो यहाँ आप बॉडी पैराग्राफ में जो सेकंड आपका एक्चुअली मल्टी पैराग्राफ है आप वही मेंशन कर दोगे, जैसे हमने भी मेमो में भी बात की थी, और ये में भी ऐसे ही और लेटर में भी ऐसे ही। उसके बाद क्या होगा समझे तो नहीं, हम थ्री बॉडी पैराग्राफ्स बन गए। A polite sentence to end your letter. Hoping to hearing from you soon. Hoping for a quick or prompt response. Thank you for your consideration. Something like that. इस तरह का आप एक एंड करते हो। उसके बाद अगेन यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन, और फिर ये आप समझे कि हमारा पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर लेटर में बता रहा है, जो लिखिए पेजेस बन जाने। उसके बाद यू गोइंग टू लीव अ लाइन, और फिर रिगार्ड्स, देन अगर यहाँ आपका कर्सर है, अगर पेपर की आपकी बात करूं तो आप 4 टाइम्स कर्सर को प्रेस करना है तो आपकी 3 लाइनें ड्रॉप होगी। कर्सर आपका इधर क्लिक कर रहा होगा इसके बाद, तो आपने 3 दफा, क्योंकि अगर हमने एक दफा दबाया तो वो तो यहाँ आ जाएगा एग्जैक्टली आर के नीचे, तो वो तो काउंट ही नहीं होगा, वो तो उसी के नीचे स्पेस तो आई नहीं। तो इसलिए हमें 4 दफा अपने कर्सर को दबाना पड़ेगा, तो फिर 3 स्पेस हमारे पास आएंगी, वो एरिया हमारा सिग्नेचर का होगा। और उधर क्योंकि हम सिग्नेचर कर नहीं सकते पेपर में, तो हम यहाँ वर्ड लिखेंगे सिग्नेचर, एंड यू गोइंग टू राइट योर फुल नेम डायरेक्ट आफ्टर द जस्ट आफ्टर द सिग्नेचर। और अगर रियल लाइफ में तो दूसरी जगह होती है तो आप साइन करते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो नया स्टेप है पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर लेटर ना। अच्छा, एक और चीज हमने की थी एनक्लोजर, वो भी ऑप्शनल होता है, वो आएगा आपको एक लाइन छोड़ के नीचे वर्ड। क्या था एनक्लोजर, कुछ याद है? ये वर्ड लिखना होगा हमें एनक्लोजर। एग्जैक्टली, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स, और अच्छा फिर यहाँ हम बेटा इधर आपको बुलेट पॉइंट्स या वो नंबर 1 पड़ेगा अगर एनक्लोजर का आ जाता है। इस तरह की हेडिंग देते, फिर आप यहाँ से बुलेट पॉइंट डालते हो, फॉर एग्जांपल तो आपने जो भी चीज मेंशन की हुई है, कॉपी ऑफ आईडी कार्ड फॉर एग्जांपल, कोई और चीज मेंशन अगर की हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये दो ही चीजें तो बुलेट पॉइंट्स भी लिख सकते हो या नंबर करके 1 और 2। उसमें मेंशन होंगी चीज। अच्छा, इंक्लोजर जब बेटा करना है बॉडी पैराग्राफ में मेंशन करना है कि आप इंक्लोज कर रहे हो फलानी फलानी चीजें, यहाँ बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप मेंशन करोगे इंक्लोजर के बारे में, तो फलानी फलानी चीज जो है इज इंक्लोज्ड विद दिस लेटर, या आई एम इंक्लोजिंग फलाना फलाना डॉक्यूमेंट विद दिस लेटर, तो मेंशन करना होता है हमें, वरना अनप्रोफेशनल होती है ये चीज। रीजन ये भी है अनप्रोफेशनल होने की, और दूसरी रीजन ये भी है कि किसी वजह से आपका लेटर एनवेलप में डाला है, ठीक है, वो आपकी कोई जो आपने चीज डाली थी वो नीचे गिर गई है या रह गई है या कुछ ऐसा हुआ है, तो आप जब पैराग्राफ में मेंशन कर देते हो और नीचे पता चलता है अंदर तो निकला भी नहीं, एनक्लोजर में भी मेंशन कर दिया लेकिन लेटर में वो चीज लिखनी नहीं है एनवेलप में आपके, तो फिर आप अगले बंदे को कह सकते हो कि जी आपने लेटर में मेंशन किया था कि आप 2 चीजें डाल रहे हो, मगर मुझे तो सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी मिली है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो मिला ही नहीं, या बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी मिल गई, आईडी कार्ड नहीं मिला,
वो हो सकता है आप डालना भूल गए हो या डाल कर नीचे गिर गया हो, पोस्ट ऑफिस गए हो, समथिंग लाइक दैट, तो इस वजह से भी मेंशन करते हैं उस चीजों को। और वैसे भी रिक्वायर्ड होता है कि आप जब नीचे एनक्लोजर कर रहे हो तो बॉडी पैराग्राफ में मेंशन करोगे कि क्या क्या चीजें आप डाल रहे हो। अचानक एंड पे जाते हुए आप मेंशन नहीं करोगे, अच्छा वो बंदा कहेगा "ओ, इसने ये दो चीजें भी डाली हुई है इसके अंदर, देखता हूँ किधर है"। आपने बॉडी पैराग्राफ में ही मेंशन करनी है ताकि उसको पता हो कि आपके इस लेटर के साथ फलानी फलानी चीजें भी हैं साथ में। आप नहीं, यूजुअली आप एंड में करते हो, इसमें बॉडी पैराग्राफ पे आप एंड में करोगे। Yeah, I'm also enclosing Flana document for your consideration or something like that. Yeah, as asked. कभी कभी होता है ना कि लोग मांगते हैं आपसे as required, as asked by the department. So I'm also enclosing this. Yeah, I am enclosing. Also now भी लगाओ। जी, अबू बकर आपको आवाज सही आ रही है बेटा? क्योंकि रबिया को आवाज सही नहीं आ रही। ओके, अबू बकर को आवाज सही आ रही है, रबिया आप बेटा रिकनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आई एम बिल्कुल लाइक फ्रंट ऑफ द सिस्टम। अब इससे ज्यादा अगर मैंने जोर से और बोला तो इधर के बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब पहले मैं इतना ऊंचा बोलती नहीं थी, मुझे आदत पड़ी है कि जब एक दो क्लासेस बनी थी जिसमें 160 बच्चे थे, तो वो उधर तक आवाज ही नहीं जाती थी, और उस जमाने में माइक का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था, तो वो फिर बहुत ज्यादा जोर से उनको आवाज जाए। इस वजह से ऊंचा बोलने की आदत समझ नहीं आ रही। अभी सही आ रही, पहले कम आ रही थी। ओके, ये फिर हो सकता है बेटा आपके उसमें नेट में थोड़ा सा कोई वो हो सकता है इशू, कि अगर नेट सही नहीं काम करता तो फिर वीडियो और जो ऑडियो होता है ना उसमें थोड़ी सी ट्रबल आती है। कभी आपको आवाज आ रही है और कभी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि फिर आपके एंड पे शायद इशू हो सकता है। ये वाला इशू अबू बकर को नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हमारे एंड पे नेट ठीक है। जी, लेटर हो गया, क्लियरली समझ में आ गया। गुड हो गया। अच्छा, अब बचा सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर की मैंने आप लोगों को भी दो तीन इमेजेस भेजी है, पहले जरा। इतनी जल्दी क्यों लेक्चर खत्म हो जाता है? आज तो हमने टाइम पे स्टार्ट भी कर दिया था। ओके, वी विल डू द सर्कुलर टुमारो देन। आप लोगों को एक टास्क मैं दे रही हूँ, बिल्कुल 5 मिनट का टास्क है, जो घर पे करना आराम से। ये जो तीन चार सर्कुलर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ना, बेसिक अंदर से नहीं पढ़ना, बॉडी मैटर नहीं पढ़ो, इफ यू डोंट वांट टू। आप सिर्फ इसके फॉर्मेट को सारों को देखना, ठीक है? ये डिफरेंट लगेंगे आपको। तो और ये मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक के अलावा बाकी सारे पाकिस्तानी ही हैं, शायद इंडिया का है, अदरवाइज बाकी सारी पाकिस्तानी, और एक मैंने आई कैप का भी शेयर किया है, ठीक है? तो इसमें डिफरेंस है। तो ये फॉर्मेट को सिर्फ माइंड में रखना, फिर इसके ऊपर कल इंशाल्लाह हम बात करते हैं सर्कुलर को लेकर एंड मेमो रिपोर्ट पर की, क्योंकि उसका भी फॉर्मेट सही रहना चाहिए। जी, रबिया एंड अबू बकर, कोई क्वेश्चन ऑन कैंपस स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? क्लियर है चीजें? हाँ, मेमो रिपोर्ट का मैं कह रही थी ना, कल सर्कुलर और मेमो रिपोर्ट होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ स्टेप्स ना ऑप्शनल है और कुछ कंपल्सरी, मतलब मैंने देखी है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ओके बेटा, इंशाल्लाह फिर कल। डू यू